सभी लोग आप अचानक कोर्ट में देखते हो कि आपके वाले एडवोकेट के साथ आपके ऑपोजिट वाले एडवोकेट का बहुत अच्छा रिलेशन है। असल में वो लोग दोस्त हैं। तो इसी की वजह से आपके दिमाग में एक डाउट आता है कि क्या आपका एडवोकेट आपसे पैसा लेकर, उसके साथ-साथ ऑपोजिट वाले से भी पैसा लेकर, आपको रिप्रेजेंट करते हुए कोर्ट में ऑपोजिट पार्टी को सपोर्ट तो नहीं कर रहा है? उन लोगों को केस जीतने में हेल्प तो नहीं कर रहा है। इसके साथ-साथ आपको लगता है कि आपका एडवोकेट आपको जस्टिस देने में बहुत डिले कर रहा है। इसके साथ-साथ आप किसी कारण के चलते आपका एडवोकेट चेंज करना चाहते हो। इसके साथ-साथ आप एडवोकेट तो चेंज करना चाहते हो, लेकिन आपका जो पहले वाला एडवोकेट है, जिसको आप चेंज कर चुके हो, वो आपको केस रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो भी लोग, अगर आप इन सारे सवालों को आंसर जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। तो भी लोग, कभी ना कभी आपने कोर्ट में ऐसा देखा होंगे कि आपका जो एडवोकेट है, उसके साथ साथ आपका जो अपोजिट वाले एडवोकेट है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट आता है, क्या आपका एडवोकेट आपसे तो पैसा ले रहा है, उसके साथ साथ ऑपोजिट वाले से भी पैसा ले रहा है, और बाद में चलकर आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हुए ऑपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर रहा है केस जीतने के लिए। तो आपके दिमाग में अगर ऐसा सवाल है, तो आप इस सवाल को निकाल दो। तो इसी को कहा जाता है प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनलिज्म, उसके साथ साथ प्रोफेशनल कंडक्ट। रिलेशन जैसा भी हो, ऐसा हो सकता है कि दो एडवोकेट्स अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब भी वो कोर्ट में जाकर हियरिंग करता है अपने पार्टी के लिए, तो वो उस टाइम कोर्ट में जब हियरिंग करता है, तो वो उसका पहला प्रायोरिटी होता है उसका क्लाइंट, ना कि उसका दोस्त। आप अक्सर ऐसे देखोगे कि दोनों दोस्त कोर्ट के बाहर बहुत अच्छी तरह से हंसकर, मतलब गले मिलकर जाते हैं, लेकिन जब भी कोर्ट में जाते हैं, घुस जाते हैं, तो झगड़ने लगते हैं अपने क्लाइंट के लिए। ऐसा नॉर्मल है, हर कोर्ट में ऐसा होता है, क्योंकि जब भी एक एडवोकेट कोर्ट में मूव करता है तो उसके सामने और कोई नहीं रहता है। उसका मेन प्रायोरिटी रहता है सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट को जस्टिस देना, अपने क्लाइंट को रिलीफ देना। अगर आपके दिमाग में ये डाउट आता है कि आपका एडवोकेट ऑपोजिट पार्टी से पैसा लेके ऐसा काम कर रहा है, तो आप गलत हो। इसके साथ-साथ आप अपने एडवोकेट को चेंज करना चाहते हो, तो आप एडवोकेट चेंज करने का प्रोसीड्यूर क्या है? पहले तो एडवोकेट चेंज करने का कारण मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक कारण रहता है कि एडवोकेट चेंज करने का, कि एडवोकेट का बिहेवियर क्लाइंट के प्रति थोड़ा रूड हो जाता है कभी। क्योंकि एक एडवोकेट को दिन में बहुत सारे रिकॉर्ड को देखना पड़ता है, और एक क्लाइंट जो बहुत क्यूरियस रहता है जानने में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो इस सिचुएशन में थोड़ी बिहेवियर में अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, और ये मैटर करता है, ये डिफर करता है एडवोकेट्स टू एडवोकेट। बहुत सारे एडवोकेट थोड़ा मतलब अच्छी तरह से बिहेवियर कर लेते हैं, लेकिन कुछ एडवोकेट्स काम के मतलब प्रेशर की वजह से वो लोग अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसलिए बिहेवियर थोड़ा बहुत खराब हो जाता है। तो ये कोई वाजिब रीज़न नहीं होता है एडवोकेट चेंज करने का। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके साथ अच्छी तरह से बिहेवियर नहीं कर रहा है, लेकिन आपके लिए वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, क्या वो उसका बिहेवियर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या उसका अच्छी तरह से काम करना? इसके साथ-साथ बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एडवोकेट बहुत डिले कर रहा है। वो जानबूझकर डेट्स पर डेट्स दे रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपको ये लगता है कि जो आपको डेट्स दिया जाता है, ये एडवोकेट देता है, तो आप गलत हो, ये कोर्ट देता है। तो इस सिचुएशन में आपको आपके एडवोकेट्स के साथ अच्छी तरह से टाइम टू टाइम बात करते हुए रहना चाहिए, आपके मतलब रिकॉर्ड के बारे में, क्या चल रहा है, क्यों डिले हो रहा है। अगर आप अपने केस को मतलब डेट बाय डेट मॉनिटर करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि डिले क्यों हो रहा है। तो ये भी जो डिले जो कहा जाता है, ये डिले भी एक वाजिब रीज़न नहीं है एडवोकेट चेंज करने का। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको एडवोकेट चेंज करवाना ही है, तो सिचुएशन में वो डिफर करता है बार एसोसिएशन टू बार एसोसिएशन। बहुत सारे बार एसोसिएशन में ऐसा नियम है कि आपको एनओसी देना पड़ेगा। एनओसी कौन देगा? एनओसी देगा आपका पूर्व एडवोकेट। पहले जो आपको एडवोकेट था उससे एनओसी लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एडवोकेट चेंज कर सकते हो। उसके बाद ही आप कोर्ट में वकालतनामा, जो पावर कहा जाता है वकालतनामा, वो सबमिट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बार एसोसिएशन में ऐसा भी नियम है, जहाँ पर आप सिर्फ सिर्फ कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकते हो, उसके साथ-साथ वकालतनामा चेंज करवा सकते हो। मतलब पहला जो आपका एडवोकेट था, उसके मतलब हटाकर आप फ्रेश वकालतनामा आप कोर्ट में अगर दाखिल करते हो, तो उससे ही पता चल जाएगा कि आप एडवोकेट चेंज कर चुके हो।
इसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम जो एराइज होता है वो रहता है फीस को लेकर। बहुत सारे क्लाइंट एडवोकेट को ठीक से फीस नहीं देता है, तो इसी की वजह से वो एडवोकेट चेंज तो करना चाहता है, लेकिन उसका जो पहले वाला एडवोकेट है वो ये कहता है कि पहले आप फीस दे दो, उसके बाद मैं आपको केस रिकॉर्ड देने वाला हूं। मेनली सिविल के केस में केस रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो पहले तो आपको वो भी कलेक्ट करना है। तो इस सिचुएशन में डिस्प्यूट फीस और केस रिकॉर्ड के मैटर में ही एराइज होता है। और आप अपने पूर्व एडवोकेट को फीस नहीं देते हो ठीक से, तो सिचुएशन में वो क्या करता है, वो आपका जो केस रिकॉर्ड है वो रोक के रखता है, अपने पास रखता है। लेकिन ये जो केस रिकॉर्ड वो अपने पास रख रहा है ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट के दौरान ये कहा है कि अगर एक एडवोकेट को उसे क्लाइंट द्वारा फीस नहीं दिया गया है और वो क्लाइंट अगर अपने एडवोकेट को चेंज करना चाहता है, तो सिचुएशन में आप कभी भी एज एन एडवोकेट ये नहीं कह सकते कि आप उसके केस रिकॉर्ड नहीं दोगे, क्योंकि केस रिकॉर्ड देने का यहाँ पर बात इसलिए आता है क्योंकि एक केस का जो डेट है वो चलता जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि आप रोक सकते हो कि हाँ वो मुझे फीस नहीं दे रहा है तो मैं केस को मतलब वही मतलब स्टॉप कर दूंगा जब तक वो फीस नहीं देगा, ऐसा तो नहीं होता है। केस तो चलते रहता है। इसके लिए एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस आप अगर एडवोकेट हो और आपका फीस अगर आपका क्लाइंट पूरा नहीं देता है, तो सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो केस रिकॉर्ड जरूर देना पड़ेगा। बाद में चलकर अगर एज एन एडवोकेट आप उस पैसा उस फीस को उस क्लाइंट से पाना चाहते हो, तो वो भी लीगल वे से ही आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप केस रिकॉर्ड आपके पास नहीं जब्त करके रख सकते। बावजूद अगर बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसा काम करता है, तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो? पहले तो उसके खिलाफ अगर वो एनओसी भी नहीं देता है, तो सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हो। आप बार एसोसिएशन में सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट के मुताबिक भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो वे लोग यही है पूरा प्रोसीड्योर एडवोकेट चेंज करने का। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।